गंगा जमुनी की तहजीब संगम नगरी प्रयागराज के लिए 2025 का साल इतिहासों में कैद हो जाएगा। वैसे तो संगम नगरी प्रयागराज को न्याय, शिक्षा और धर्म की नगरी कहा जाता है, लेकिन साल 2025 धर्म की आस्था की वजह से प्रयागराज के लिए खास होने वाला है, क्योंकि प्रयागराज में कुछ दिनों बाद शुरू हो रहे महाकुंभ मेले को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। इस महाकुंभ में स्नान के लिए करोड़ों भक्त, श्रद्धालु, साधु संत और यात्री आने वाले हैं, जिसके बाद कुंभ के समय पर जो दृश्य उत्पन्न होते हैं उनके लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। लेकिन कुंभ मेले को सबसे बड़ी शोभा जो देते हैं वो होते हैं नागा साधु। कहा जाता है कि कुंभ मेला नागा साधुओं का एक संगम होता है, क्योंकि यही एक मौका होता है जब आदमी भी नागाओं के जीवन को समझने और देखने के लिए उमड़ता है, क्योंकि कुंभ मेले में नागा साधु अपनी युद्ध कला को प्रदर्शित करते हैं, जो कि लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी होता है। और आज हम इन्हीं नागा साधुओं के जीवन से जुड़ी तमाम रोचक बातों के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि जहन में एक सवाल आता है कि जो नागा साधु साल भर नहीं दिखाई देते वो कुंभ मेले में ही क्यों नजर आते हैं। तो चलिए इस सवाल का जवाब जान लेते हैं। माना जाता है कि इस नागा साधुओं ने समाज से अलग रहने और साधना में जीवन बिताने का संकल्प लिया होता है, और इसी वजह से ये लोगों से दूर एकांत में रहना पसंद करते हैं और सार्वजनिक रूप से केवल विशेष अवसरों पर जैसे कुंभ मेले में ही प्रकट होते हैं। यह भी माना जाता है कि नागा बाबा शिव भक्त होते हैं और उनके लिए कुंभ मेला एक विशेष अवसर होता है, और यही कारण होता है कि महाकुंभ ही एक ऐसा समय होता है जब नागा साधु सार्वजनिक रूप से दिखते हैं, और कुंभ मेला ही एक ऐसा समय होता है जब विभिन्न अखाड़ों के नागा साधु एक दूसरे से मिलते हैं और विचारों का आदान प्रदान करते हैं, और साथ ही अपना सामाजिक बंधन भी मजबूत करते हैं। माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान नागा बाबाओं को अपनी परंपरा, ज्ञान, साधना का प्रदर्शन करने का अवसर भी मिलता है। वहीं कुंभ मेले में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में शाही स्नान का विशेष महत्व होता है, और यह मान्यता है कि यह शाही स्नान आत्मा को शुद्ध करने और मोक्ष प्राप्ति का माध्यम भी होता है, जिसके बाद नागा बाबा इस खास अवसर पर 12 साल के बाद स्नान कर अपने तप और साधना को सिद्ध करेंगे। ये आपने साधुओं के बारे में, नागा साधुओं के बारे में कुछ खास बातें जानी। चलिए अब जान लेते हैं कि नागा साधुओं की क्या विशेषताएं होती हैं जो उन्हें सामान्य जनमानस से अलग बनाती हैं। जैसे कि नागा से ही पता चल रहा है कि नागा बाबा अक्सर नग्न होते हैं। कुछ नागा साधु होते हैं जो धोती या लंगोट पहनते हैं, क्योंकि उनका मानना होता है कि आकाश ही उनका वस्त्र होता है जो उनके तन को ढककर रखता है। इसके अलावा नागा बाबा युद्ध कला में भी निपुण होते हैं। वे तलवार, त्रिशूल और अन्य हथियारों का उपयोग करना भी जानते हैं, और यह भी एक कारण होता है कि नागा साधु आम जनमानस के लिए आकर्षण का केंद्र होते हैं। साथ ही नागा साधु कठोर तपस्या करते हैं, जैसे कि ठंडे पानी में स्नान करना, भोजन का त्याग करना, जो कि उन्हें खास बनाता है। चलिए अब नागा साधुओं के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। अगर आपने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ी होगी तो वहाँ पर आपने नागा साधुओं का जिक्र जरूर पढ़ा होगा, और नागा साधुओं का समागम प्राचीन काल से ही माना जाता है। अगर आप सिंधु घाटी की सभ्यता को पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि जटाधारी तपस्वी लोग उस समय में ही थे, क्योंकि शिव को उपासना तब भी होती थी। वही जानकार बताते हैं कि दिगंबर जैन साधु और नागा साधुओं का इतिहास एक जैसा रहा है। मान्यता यह भी है कि नाग, नाथ और नागा परंपरा गुरु दत्तात्रेय की परंपरा की शाखाएं भी हैं। वहीं नवनाथ की परंपरा को सिद्धों की बहुत ही अहम परंपरा मानी जाती है। साथ ही एक मान्यता यह भी है कि महर्षि वेदव्यास ने वनवासी सन्यासी परंपरा की शुरुआत की थी, जिसके बाद ऋषि शुकदेव ने ये परंपरा और आगे बढ़ाई। इतिहास में इस बात का भी जिक्र मिलता है कि नागा साधुओं ने कई युद्ध भी लड़े हैं, जिनमें नागा साधुओं का अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ युद्ध का भी जिक्र मिलता है। वहीं महाकुंभ की बात करें तो हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र त्योहारों में से एक है, क्योंकि यह एक ऐसा धार्मिक समागम है जहां लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती जैसे पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्रित होते हैं। साथ ही इस मेले का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी बहुत गहरा है, क्योंकि महाकुंभ की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं से भी जुड़ी है। मान्यता ये भी है कि देवताओं, दानवों के बीच अमृत कलश के लिए युद्ध के दौरान कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी थी, जिससे 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। यह भी माना जाता है कि महाकुंभ के समय पवित्र नदियों में स्नान करने से सभी पापों का
नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि कुंभ मेले में स्नान करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। चलिए बात कर लेते हैं कि साल 2025 में होने वाले महाकुंभ में किस किस दिन शाही स्नान होगा। तो पहला शाही स्नान 13 जनवरी से 2025 को पौष पूर्णिमा के दिन होगा। वहीं 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के दिन दूसरा शाही स्नान होगा। इसके बाद 29 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या के दिन तीसरा शाही स्नान होगा। वहीं चौथा शाही स्नान बसंत पंचमी के दिन 3 फरवरी 2025 को होगा। इसके बाद 12 फरवरी 2025 को माघ पूर्णिमा के दिन पांचवा शाही स्नान होगा और आखिरी शाही स्नान छठा शाही स्नान महाशिवरात्रि के दिन यानी कि 26 फरवरी 2025 को होगा। आपने महाकुंभ, नागा साधुओं और शाही स्नानों के बारे में तो जान लिया, लेकिन क्या आप इस बार के महाकुंभ में शाही स्नान करने के लिए या फिर महाकुंभ के दृश्य को समझने के लिए प्रयागराज जाएंगे? हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।